हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुंबई सेंट्रल पर्सन ने ध्रुवी टोनी के साथ युवराज से मिलने के लिए उसके सेल में आई हुई थी। क्योंकि युवराज ने खुद से एक्सेप्ट किया था, इसलिए उसे एक अलग से सेल में रखा गया था। जब ध्रुवी इंस्पेक्टर और टोनी के साथ उसके सेल के पास पहुंचे तो पाया युवराज बुक पढ़ते हुए चुपचाप बैठा था, जिसे देखकर ध्रुवी टोनी और इंस्पेक्टर से बोली, मुझे युवराज से अकेले में बात करनी है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर और टोनी ने अपना सर हिला दिया तो इंस्पेक्टर ने सेल का दरवाज़ा खोल दिया और ध्रुवी अंदर चली आई। युवराज के कानों में जब हील्स की आवाज़ आई, उसने सिर उठाकर ध्रुवी की तरफ देखा। उसके बाल लंबे हो चुके थे, जिसे उसने चोटी बना रखी थी। बाकी उसकी शेविंग बिल्कुल क्लियर थी। ध्रुवी को देखकर युवराज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ओह, मेरे घर वालों ने प्रोफेसर मैडम को कहा मेरे लिए लड़ने के लिए। युवराज की बात पर ध्रुवी उसके सामने आकर खड़ी होते हुए, अब अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, युवराज, क्या तुमने सच में दीपाली के जान ली? युवराज के सवाल पर उसे देखने लगा तो ध्रुवी ने फिर से पूछा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? क्या तुमने ही दीपाली को मारा? ध्रुवी की बात पर युवराज उठकर खड़ा हो गया और किताब बंद कर रखते हुए बोला, जब सभी मेरी इस गवाही को मानते हैं तो तुम क्यों नहीं मान रही? जिसके जवाब में ध्रुवी ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे 2 से 3 बार ही मिली हूँ और मुझे इतना यकीन है कि तुम किसी का खून नहीं कर सकते। यकीन? युवराज ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझे यकीन है तुम पर। अच्छा तो सुनो, मैंने ही दीपाली को मारा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थी जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसका गला दबा दिया और इतना तेज दबाया कि वो दोबारा सांस लेने के लायक नहीं रही। युवराज ने ध्रुवी के करीब आते हुए जवाब दिया, जिसे देखकर ध्रुवी अपनी जगह पर खड़ी युवराज को देखते हुए, मैंने ऐसी बहुत से केसेस सुने हैं और अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नहीं छुड़ा पाऊंगी तो ये डर निकाल दो अपने जहन से। मैं कहीं ना कहीं से एविडेंस कलेक्ट कर लूंगी। ध्रुवी के बाद पर युवराज उसके बेहद नज़दीक आकर बोला, ध्रुवी मैडम, ये केस यहीं छोड़ दीजिए। पिछले 3 महीनों से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छी लगने लगी है ये तन्हाई, ये दीवारें और ये सारी किताब कॉलेज के दिन याद आ गए, इसलिए जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए, ये तुम नहीं बोल रहे युवराज, ये वो लड़का बोल रहा है जिसे लोगों से नज़रें मिलाने में डर लगता है। तुम्हें डर है कि अगर तुम जेल से छूटे तो लोग तुम्हें किसी नज़र से देखेंगे, इसलिए तुम उन लोगों से नज़रें मिलना ही नहीं चाहते। ध्रुवी के बाद युवराज उससे नज़रें फिरते हुए, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना, मुझे कोई केस नहीं लड़ना। ये कहते हुए युवराज जाकर फिर से किताब लेकर बैठ गया तो ध्रुवी उसे कुछ पल देखने के बाद सेल से बाहर आ गई तो टोनी उसके पास आकर बोला, क्या कहा उसने? जिसके जवाब में ध्रुवी अपना सर नहीं में हिलाते, लोगों केस नहीं लड़वाना चाहता कि लेकिन मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल कर रहूँगी। टोनी, तुम जरा इस दीपाली के बारे में पता लगा, कैसी लड़की थी और एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? ध्रुवी की बात पर टोनी अपना सर हिलाते हुए बोला, मैं पता लगा लूँगा। ये कहते हुए टोनी अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालने लगा। जब ध्रुवी का फ़ोन बजा, उसने देखा उसे सुधांशु कॉल कर रहा था, जिसे देख ध्रुवी कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो सिड। सुधांशु के जिक्र को सुन टोनी ने चॉकलेट फिर से पॉकेट में रख लिया तो दूसरी तरफ से सुधांशु ने हड़बड़ी में ध्रुवी से कहा, माँ का कॉल आया था, साध्वी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूँ, तुम भी जल्दी निकलो। जिसे सुनकर ध्रुवी हड़बड़ाते हुए, हाँ मैं निकल रही हूँ, इतना कहकर ध्रुवी ने कॉल कट कर दिया। जिसे देख टोनी बोला, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर ध्रुवी अपना सर नहीं में हिला जाते हुए बोली, साध्वी हॉस्पिटल में है, चलिए मैं भी चलता हूँ। टोनी ने पीछे से आते हुए कहा और दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। शाम का वक्त सारंग विला में वैदिक के विदेश जाने के लिए सामान पैक कर रहा था, जिसमें शिवांश उसकी मदद कर रहा था। जब वैदिक के बुक्स में से एक बुक नीचे गिरा, शिवांश ने उसे उठाया और पढ़ा, हाउ टू बी ए गुड बॉय। जिसे पढ़कर शिवांश मुस्कुराते हुए वैदिक से बोला, ये अच्छा लड़का किसके लिए बने जा रहा है? शिवांश की बात सुन वैदिक उसके हाथ से बुक छीनते हुए बोला, ये मेरा बुक है। ये देखकर शिवांश हंसते हुए बोला, लेकिन मुझे अभी तक इस बुक के असर नज़र नहीं आई, ये इंडिया के लिए है या फिर वहाँ के लिए? वैदिक इरिटेशन में शिवांश की तरफ देखने के बाद बुक को अपने बैग में डालते हुए बोला, ये कहीं के लिए नहीं है, मेरे लिए है, ताकि मैं इसे फॉलो कर सकूँ। जिसे सुन शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, उम्मीद करूँगा कि वहाँ से वापसी के बाद मुझे कोई अलग वैदिक नजर आए। ऐसा क्यों भाई, मैं क्या ऐसे अच्छा नहीं हूँ? वैदिक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, जिस पर शिवांश अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, आप अभी भी बहुत अच्छे हो, लेकिन डैड कहते हैं कि हर वक्त किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम और तुम्हारे डैड के रूल्स सब मेरे ऊपर से जाते हैं, तुम ही फॉलो करो। वैदिक ने बैग बंद करते हुए कहा, जिसे देखकर शिवांश अपने सिर हिलाते रहो, तो वो मैं
करूँगा, हमेशा करूँगा, लेकिन तुम कह रहे थे कि हमें मॉल जाना होगा। जिसके जवाब में वैदिक अपना सिर हिलाता है। हाँ, मुझे कुछ गर्म कपड़े चाहिए थे और मेरे पास, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। जिसे सुनकर शिवांश अपना सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया और वैदिक उसके जाने के बाद बुक को खोलकर उसके अंदर रखे तस्वीर को देखते हुए बोला, चलो, तुम नहीं गिरे। इतना कहते हुए वैद्य गहरी सांस भर बुक को ठीक से अंदर रख दिया और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। इधर लिविंग हॉल में अदिति चाय लाकर सब लोगों को देने लगी, जिसे देखकर दामिनी उसे कटाक्ष करते हुए बोली, अरे अब तुम घर के काम भी करती हो। जिसके जवाब में अदिति खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, बुआ जी, पहले मैं इस घर की मेहमान थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूँ, तो मुझे इतना तो करना होगा ना, सिर्फ बैठे बैठे मुँह तो नहीं चला सकती। जिसे सुनकर दामिनी मुंह बनाते हुए बोली, चलो, संगति का असर अच्छा हुआ है। जब शोभित ऑफिस से घर आया, उसके साथ में अमृत और विप्लव भी थे। विप्लव की हालत ऐसी थी जैसे उसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। जिन्हें देखते हुए अदिति बोली, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए भी चाय लेकर आती हूँ। शोभित अदिति के बात सुनकर बोला, मुझे कॉफ़ी चाहिए। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चला गया और विप्लव अदिति के पास आकर ट्रे से चाय निकाल पीते हुए बोला, मैं चाय से काम चला लूँगा। अगर तुम ब्रो के लिए कॉफ़ी बना रही हो तो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देना। इतना कहकर विप्लव चाय का कप ट्रे में रख कर कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद अदिति मुंह बनाते हुए बोली, अभी तो कहा चाय से काम चला लेगा, अब इसे कोल्ड कॉफ़ी भी चाहिए। जब वैशाली किचन से बाहर आते हुए अमृत से बोली, तुम क्या खाओगे? अमृत वैशाली की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, मुझे पास्ता खाना है। इतना कहकर अमृत बिना वैशाली की बात सुने कमरे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ घूरते हुए देखने के बाद वैशाली मुंह बनाकर किचन में चली गई। इधर विप्लव अपने कमरे में आया तो देखा हिमांशी वहां पर नहीं थी। जिसे देखकर विप्लव मुंह बनाते हुए, चार्ली कहाँ है मेरे भाई? इतना कहते हुए विप्लव वॉशरूम के अंदर चला गया और कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र हिमांशी पर गई, जो कि कोल्ड कॉफ़ी लेकर कॉफ़ी टेबल पर रख रही थी। जिसे देख विप्लव की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से हिमांशी के पास आकर बोला, तुम कहाँ गई थी? विप्लव की आवाज़ अचानक सुनने के बाद हिमांशी घबरा गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो किचन में थी, अदिति दीदी ने कहा कि तुम्हें कॉफ़ी चाहिए तो मैं बना कर ले आई। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी को गले लगा गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। परसों हमारी शादी हुई और देखो आज मुझे काम के लिए ले गया। तुम्हारे पति पर बहुत जुल्म उठाए जाते हैं। हिमांशी उसकी बात सुनते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, समझ गए। जिसे देख विप्लव की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से हिमांशी के पास आकर बोला, तुम कहाँ गई थी? विप्लव की आवाज़ अचानक सुनने के बाद हिमांशी घबरा गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो किचन में थी, अदिति दीदी ने कहा कि तुम्हें कॉफ़ी चाहिए तो मैं बना कर ले आई। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी को गले लगाते हुए बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। परसों हमारी शादी हुई थी और देखो आज मुझे काम के लिए ले गए। तुम्हारे पति पर बहुत जुल्म उठाए जाते हैं। हिमांशी उसकी बात सुनते हुए अपना सर नहीं हिलाकर बोली, समझ गई। क्या समझ गई? विप्लव ने पूछा। जिसके जवाब में हिमांशी आंखें रोल करते हुए बोली कि घर के लोग सही कहते हैं, आप कामचोर हो। जिसे सुन विप्लव की आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से हिमांशी को देखते हुए बोला, किस गद्दार ने मेरी बुराई की है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नीचे मॉम चाय पी रही है, उन्होंने ही कहा था। हिमांशी ने जवाब। जिसे सुनकर विप्लव उदास होते हुए, मेरी माँ कभी मुझसे प्यार नहीं करती, वो हमेशा एक बेटी चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं पैदा हो गया, इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब रचना गरम सरसों का तेल लेकर वहां आ गई और हिमांशी को देते हुए बोली, उसके सिर में दर्द होता है, ये लगा देना और अच्छे से मालिश कर देना उसके बालों का। रचना की बात पर हिमांशी अपना सर हिलाते हुए इसके हाथ से कटोरी लेकर विप्लव को देखने लगी, जो कि रचना को देखे जा रहा था। रचना विप्लव की नज़र को इग्नोर करते हुए बोली, इस इडियट की बातों को मत सुनना, कुछ भी कहता रहता है। विप्लव रचना की बात पर उसके गले लगाते हुए बोला, आप तो हो जो मुझे चाटी से मारती थी और कहती हो कि प्यार करती हो। बिल्कुल तरस नहीं आता आपको मुझ पर? मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। रचना विप्लव की बात से उसे दूर करते हुए बोली, ये चिपकने वाला काम मेरे साथ मत किया करो, अपने पापा के साथ किया करो। हरकतें देखिए अपनी, बचपन से ही बदमाश और जाकर कपड़े पहनो। इतना कहकर रचना कमरे से बाहर चली गई। जिसके जाने के बाद विप्लव हिमांशी से बोला, कहा था ना तुमसे, वो बिल्कुल प्यार नहीं करती मुझसे।
जिसे सुनकर हिमांशी अपना सर नहीं में हिलाते उसके हाथ को पकड़कर बोली, चलिए मैं मालिश कर देती हूँ। इतना कहकर हिमांशी उसे कारपेट पर बिठा बिस्तर पर बैठकर उसके सिर की मालिश करने लगी और विप्लो हिमांशी के पैर के पाजेब से खेलते हुए बोला, घर में ऐसे पायल कोई नहीं पहनता, तुम क्यों पहन रखी हो? हिमांशी विप्लो की बात सुन उसके बालों को मालिश करते हुए बोली, क्योंकि ये पाजेब मेरी माँ का है, जब उनकी शादी हुई थी तब वो इसे ही पहन कर आई थी। जिसे सुनकर विप्लो घुंघरू को बजाते हुए बोला, अच्छे लग रहे हैं। हिमांशी विप्लो के बालों का मालिश कर रही थी। जब विप्लो का फ़ोन बजने लगा उसने सर घुमाकर बिस्तर की तरफ देखा और हिमांशी से कहा, मेरा फ़ोन दो। जिस पर हिमांशी विप्लो को उसका फ़ोन देने लगे तो उसने एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे लेकर विप्लो कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। विप्लो की आवाज़ पर दूसरी तरफ से अतुल की आवाज़ आई, हेलो विप्लो, अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझे कैफ़े में मिल सकते हो? अतुल की बात सुन विप्लो कुछ पल चुप रहकर बोला, मैं बिजी हूँ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? अतुल ने पूछा, जिसके जवाब में विप्लो एक गहरी सांस भर कर बोला, अगर कोई ज़रूरी काम है तो बताओ, मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हिमांशी की पहली रसोई है और मैं अपनी नई नवेली बीवी को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिसे सुनकर अतुल विप्लो से बोला, तो हमारे रिश्ते को ख़राब करके तुम अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहे हो? विप्लो अतुल की बात सुन हिमांशी की तरफ देखते हुए उसे 1 मिनट का इशारा कर उठकर बालकनी की तरफ चला गया और हिमांशी को उसे जाता हुआ देखने लगी। जब उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बजी उसने देखा किसी अननोन नंबर से उसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले थे, जिन्हें देखते हुए हिमांशी ने फ़ोटोज़ को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। हिमांशी उन फ़ोटोज़ को देखते हुए विप्लो की तरफ देखने लगी, जो कि फ़ोन पर बड़े सीरियस ढंग से बात कर रहा था, और उसने गहरी सांस भरकर फ़ोटो को डिलीट कर दिया। इधर अतुल की बात पर सुन विप्लो अपने दांत पीसते हुए बोला, व्हाट आर यू सेइंग? अतुल विप्लो की बात सुनकर बोला, तुमने भाव्या को ब्लैकमेल किया था कि वो तुम्हें डेट करे, उसके भाई को मारा और सारा इल्ज़ाम भाव्या पर लगा रहे हो। विप्लो अतुल की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, एक्चुअली क्या है ना, मेरी किस्मत ही ख़राब है। जो मैं भाव्या रावत से मिला था, अगर नहीं मिलता तो इतना सारा क्लेश नहीं होता। मैंने उसे कोई ब्लैकमेल नहीं किया था, जाकर उसके भाई से पूछो, उसे सब कुछ पता है। अतुल विप्लो की बात सुन व्यंग्यपूर्वक बोला, किस भाई से पूछो जिसे तुम लोगों ने मार डाला? विप्लो अतुल की बात सुन तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम अपनी ज़िंदगी शांति से चाहते हो तो दोबारा मुझे फ़ोन करके दिमाग मत ख़राब करना, वरना तुम्हें नहीं पता विप्लो सारंग क्या चीज़ है। इतना कहकर विप्लो कॉल कट करने लगा तो अतुल बीच में बोला, जिस दिन हिमांशी को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। विप्लो अतुल की बात को इग्नोर कर कॉल कट कर दिया और वहीं रेलिंग को अपने हाथों में पकड़ते हुए एक मुक्का जरने के लिए उठाया तो पीछे से हिमांशी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, क्या कर रहे हो? जिस पर विप्लो अपने लाल आंखों से हिमांशी को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? विप्लो के बाद हिमांशी अपना सर नहीं में हिलाकर उसके हाथ को अपने कमर पर रख उसे सीने से लगाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी था तुम्हारा अतीत था, जिसे जानते हुए भी मैंने तुमसे जिद की कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ और होना भी क्यों ना चाहूँ। एक ऐसा लड़का जो मेरी बहन के गुस्से को सहते उससे बात करता है, मेरे बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, मेरी फैमिली को इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो मैं भला ऐसे लड़के के साथ क्यों नहीं रहना चाहूँगी। हिमांशी की बात सुनकर विप्लो उसके माथे पर चूमते हुए बोला, और यही सारी बातें तुम पर भी लागू होती है। जिसे सुनकर हिमांशी सिर उठाकर विप्लो को देख मुस्कुराने लगी तो विप्लो उसे किस करने के लिए झुका। जब समृद्धि अंदर आते हुए बोली, डिनर के लिए बुला। ये कहते हुए समृद्धि रुक गई, क्योंकि विप्लो और हिमांशी बेहद नज़दीक थे, जिन्हें वो टकटकी लगाकर देख रही थी। और समृद्धि की आवाज़ सुन हिमांशी ने विप्लो को धक्का दिया, जिससे विप्लो का कमर सीधा रेलिंग से टकराया और दर्द में चिल्ला उठा, जिसकी चीख को इग्नोर करते हुए हिमांशी समृद्धि के पास आकर बोली, समृद्धि बेटा। समृद्धि हिमांशी की बात सुन उसे देखते हुए बोली, डैड जैसे मम्मा को कहते हैं उन्हीं की तरह चाचू आपको खा रहे थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।